नमस्कार, आप सभी का स्वागत गांव किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। गांव किसान कार्यक्रम में लगातार आपके लिए नई नई जानकारी हम लेकर आते हैं। आज के कार्यक्रम की अगर बात की जाए, आज खेती किसानी सेगमेंट में आपको हम जानकारी देंगे जलवायु परिवर्तन के बारे में, किस तरीके से इसका असर कृषि क्षेत्र पर आ रहा है। साथ ही हमारा पशुधन में आपको जानकारी देंगे बतख पालन के बारे में, और आखिर में बात करेंगे कामयाब किसान में एक सफल किसान की। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। किसान बहनों भाइयों, हम सभी जानते हैं जलवायु परिवर्तन का जो खतरा है कितना बड़ा है और इसका असर किस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों पर हमें नजर आने लगा है। खासतौर से कृषि क्षेत्र की भी अगर बात की जाए तो इस क्षेत्र पर भी जलवायु परिवर्तन का असर हम देख सकते हैं। और जो असर है उसको समझने के लिए, या यूँ कहें कि और ज़्यादा जानकारी देने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए हाल ही में एक बैठक का आयोजन किया गया। आइए देखते हैं इस बारे में और ज़्यादा जानकारी इस रिपोर्ट में। विशेषज्ञों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन से इंसानों में 28 तरह की बीमारियां उत्पन्न हुई हैं। अगर समय रहते इस पर काबू ना पाया गया तो भविष्य में स्थिति और भी गंभीर हो जाएगी। कृषि पर जलवायु परिवर्तन का सबसे ज्यादा असर है। सम्मेलन में शामिल विशेषज्ञों का मानना है कि अन्न उत्पादन में आ रही दिक्कतें जलवायु परिवर्तन के कारण और बढ़ेंगी। मुख्य अतिथि अनिल कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि मानव जाति को फिर से प्रकृति की ओर लौटना होगा। हम जिस दौर में हम जा रहे हैं, अपना वातावरण खराब करके, अपना माहौल, अपना एनवायरनमेंट, क्लाइमेट को चेंज करके अल्टीमेटली हम बीमारियों को बुलावा दे रहे हैं। इसके तहत जो आज ये चर्चा हुई, वो चर्चा बहुत ही फ्रूटफुल थी। सभी माध्यमों से, जनसंचार के जितने भी माध्यम हैं, उनसे ये जो आज का जो आउटकम है इस चर्चा का, ये आम पब्लिक तक पहुंचना चाहिए। चाहे वो टीवी है, रेडियो है, प्रिंट मीडिया है, लोगों को इस बारे में सोचना होगा और आगे बढ़ना होगा कि हम अपनी जलवायु, अपना वातावरण को ना बदलें। जलवायु परिवर्तन से धरती का तापमान बढ़ रहा है और ध्रुवों पर स्थित बर्फ पिघल रही है। बर्फ पिघलने से समुद्र तल ऊपर उठ रहा है और उपजाऊ भूमि इसमें डूब रही है। इसके अलावा कई तरह की वनस्पतियां नष्ट हो रही हैं। खासतौर से औषधीय पौधों के लिए जलवायु परिवर्तन खतरनाक है। इसी वजह से सम्मेलन में औषधीय पौधे उगाने पर जोर दिया गया। और जलवायु परिवर्तन का जो मूल असर है सबसे ज़्यादा कृषि में ही देखा जा रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अन्नम ही जीवनाम ज्येष्ठम, अन्न ही जीवन में सबसे ज्येष्ठ है। और अन्न उत्पादन करने में जो कठिनाइयाँ आ रही हैं वो जलवायु परिवर्तन के कारण और बढ़ेंगी। और आज जो परिचर्चा का विषय रहा, जो सारी जो चर्चाएं हुई हैं वो इसी के आसपास ही रही हैं। तो जलवायु परिवर्तन को देखते हुए ये बहुत ही समसामयिक था कि आपके मीडिया एसोसिएशन के द्वारा के तत्वाधान में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज के समय में इसका बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे आने वाले समय में हमारी फसलों पर और पूरे क्लाइमेट पर अंतर पड़ेगा, जिससे जो हमारी रिसर्च है एग्रीकल्चर में, लगभग पिछले 50 सालों की रिसर्च, वो हमको फिर से रिव्यू करनी पड़ेगी, नई स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। इसका जो सबसे ज़्यादा असर होगा वो होगा हमारे जो क्रॉप्स हैं उनमें जो नए नए कीट पैदा होंगे, नए नए बैक्टीरिया पैदा होंगे, बीमारी पैदा होंगी, नए नए के खरपतवार उगेंगे। जो फसल है उनका जो समय है वो चेंज हो जाएगा, उनकी क्वालिटी में अंतर आने लगेगा। जलवायु परिवर्तन के कारण मानव जीवन आज संकट में है और जलवायु परिवर्तन के कारण विश्व में 28 प्रकार की बीमारियां पैदा हो गई हैं। और सबसे ज़्यादा जलवायु परिवर्तन का जो आज पीड़ित है वो किसान है, क्योंकि बेमौसम की बारिश हो रही है, बेमौसम के तापमान हो रहा है, फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान है। और जलवायु परिवर्तन का सबसे ज़्यादा नुकसान आज भारतीय किसानों को है। और जलवायु परिवर्तन के कारण ही आज इतनी विषम परिस्थितियां हो गई कि बहुत सी वनस्पतियां जो हमारी महत्वपूर्ण वनस्पतियां थी वो लुप्त होती जा रही हैं। आप हिमाचल में, उत्तराखंड में, जहाँ जहाँ भी हमारे औषधीय पौधे थे, जलवायु परिवर्तन के कारण उनका वो हो गया, विलुप्त हो गए। और इसके कारण से हमें बहुत ही ज़्यादा घातक होता जा रहा है। अगर हमें इस जलवायु परिवर्तन को नहीं रोका तो भविष्य में इसके गंभीर परिणाम होंगे।
आज मीडिया एसोसिएशन ने ऐसे मुद्दों को उठाया है जो किसानों से जुड़े हुए हैं। मेडिसिन प्लांट, अगर हमारे किसान भाई जो हमारे खेतों में खरपतवार होते हैं वो भी मेडिसिन प्लांट हैं, अगर उनकी जानकारी उनको मिल जाए तो मैं कहूँ कि दुगनी की आमदनी की बजाय 10 गुनी आमदनी हो सकती है, क्योंकि हर वनस्पति औषधीय है, चाहे कोई पेड़ है, पौधा है, चाहे खरपतवार है। और जो किसान के यहाँ खरपतवार होते हैं वो भी एक मेडिसिन प्लांट हैं और इस पर रिसर्च किया जाना चाहिए। और अभी बात उठ चुकी है और जब बात उठ जाएगी तो किसान की 10 गुनी आमदनी हो जाएगी। और हमारा कार्यक्रम का उद्देश्य ये रहता है कि लोगों को, किसानों को जागरूक करना। जलवायु परिवर्तन के अलावा भी इंसानों में बीमारी की कई और वजह है, जैसे रसायनों का इस्तेमाल। सम्मेलन के वक्ताओं ने लोगों से प्राकृतिक तरीकों से अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की अपील की। तो जाना आपने जलवायु परिवर्तन का जो असर है, किस तरीके से अब कृषि क्षेत्र पर हो रहा है और आवश्यकता है और ज्यादा जागरूक होने की। फिलहाल गांव किसान में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत गांव किसान में। अब आइए हमारा पशुधन में बात करते हैं बतख पालन की। जी हाँ, एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर आप अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं, लेकिन बतख पालन के लिए आपको किन किन बातों का ख्याल रखना होगा। ना सिर्फ प्रशिक्षण जो है वो काफ़ी ज़रूरी है, लेकिन कैसे आप अपने मुनाफे को इस क्षेत्र में बढ़ा सकेंगे, कैसे लाभ अर्जित कर सकेंगे। आइए इन तमाम जानकारी के लिए नज़र डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। स्वस्थ शरीर में प्रोटीन की मात्रा की पूर्ति के लिए अंडे और मांस शामिल किया जाता है। इसकी पूर्ति के लिए बत्तख पालन अच्छा विकल्प है। इसे शुरू करने के लिए सबसे जरूरी आसपास पानी के स्रोत का होना है, जहां बत्तख आसानी से प्रजनन कर अंडे दे सके और विचरण कर सके। इसके लिए कृत्रिम तालाब बनाकर भी बत्तख पालन किया जा सकता है। बत्तख से अंडे और मांस दोनों ही रूप में मुनाफा कमाया जा सकता है। आमतौर पर उन्नत नस्ल की बत्तख एक साल में 300 से ज्यादा अंडे देती है। अंडे का वजन 65 से 70 ग्राम के बीच होता है। वहीं मुर्गी की तुलना में बत्तख के मांस से मुनाफा भी ज्यादा होता है। इस तरह देखा जाए तो बत्तख पालन घाटे का सौदा नहीं है। बत्तखों में रोगों से लड़ने की क्षमता मुर्गियों की तुलना में ज्यादा होती है, लेकिन उनके रहने की जगह पर गंदगी, गंदा दाना पानी, दूसरे जीवों से नजदीकी व गीला कूड़ा कई बार बीमारी फैलाने की बड़ी वजह बन जाते हैं। इसीलिए कुछ सावधानियां अपनानी चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि आवास का फर्श सूखा व साफ रखें। बत्तखों के चूजे हमेशा रोग रहित व अच्छी नर्सरी से ले। बीमार बत्तखों को तुरंत अलग कर दे। मृत बत्तखों को जला दे या कहीं दूर ले जाकर दबा दे। चिकित्सक से सलाह लेकर जरूरी टीके लगवाएं। इस व्यवसाय में नुकसान को कम करने के लिए चूजों पर खास ध्यान दें। यदि चूजों की संख्या में कमी होती है तो उसका सीधा असर व्यवसाय पर पड़ता है। इसके लिए जरूरी है कि कृत्रिम गर्मी से 15 दिनों तक सेए गए चूजों को पालने में सावधानी बरते। मसलन चूजों को टीन गार्ड के घेरे में रखें। अंडों से निकले चूजों को फर्श पर रखने से पहले चटाई जरूर बिछा दे। 5 से 6 हफ्तों तक हर 2 से 3 दिनों में चटाई को धूप में सुखाएं। चूजों को रोज दिन में 3 से 4 बार साफ पानी पिलाएं। चूजों को बारीक दाना दे। 1 महीने बाद चूजों को तालाब में छोड़े, लेकिन शिकारी पशु पक्षियों से उनकी रक्षा करें। 4 महीने की उम्र में नर व मादा की पहचान हो जाती है।
आहार पर ध्यान दिया जाए तो बत्तखें 5 माह बाद अंडे देने लगती है। इस समय बत्तख के आहार में जरूरी पोषक तत्व शामिल करें। आजकल किसान समन्वित बत्तख पालन में ज्यादा रुचि ले रहे हैं। इसमें बत्तख के साथ साथ मछली पालन कर आय को बढ़ाया जा सकता है। इस तकनीक को इंटीग्रेटेड तकनीक कहते हैं। इसके लिए तालाब ऐसे स्थान में बनाना चाहिए जहां साफ पानी आसानी से उपलब्ध हो सके। बत्तखों के लिए बनने वाला बाड़ा तालाब के ऊपर बनाए। इससे बत्तखों द्वारा गिराया गया भोजन तालाब में जाएगा, जिसका उपयोग मछलियों द्वारा किया जा सकता है। 1 हेक्टेयर के तालाब में 500 से 600 बत्तख पाली जा सकती है। इसके अलावा धान के साथ समेकित कृषि के साथ भी बत्तख पालन किया जा सकता है। तो जाना आपने बत्तख पालन के क्या फायदे हैं और कैसे इसके जरिए आप और ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और नज़र डालते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर, यानी किन किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा जिससे आपके पशु निरोगी रहें और स्वस्थ रहें। जनवरी में ध्यान देने वाली बातें। कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी का सीधा असर सर्द हवाओं व पाला पड़ने के रूप में पड़ता है, इसलिए पशुओं को शीतलहर से बचाने के आवश्यक उपाय करें। पाला पड़ने की संभावना होने पर कृत्रिम प्रकाश या गर्मी का प्रबंध अवश्य करें। कमजोर और रोगी पशुओं को बोरी की झूल बनाकर ओढ़ाएं। सर्दी से बचाने के लिए रात के समय पशुओं को छत के नीचे या घास फूस के छप्पर में बांध कर रखें। पशुओं को नम स्थान में बंद करने और धुआं आदि से गर्मी पहुंचाने की कोशिश उनके न्यूमोनिया से पीड़ित होने की संभावना को अधिक बढ़ाती है। पशुओं को पानी गुनगुना करके दें। दुधारू पशुओं को तेल और गुड़ देने से भी शरीर का तापक्रम सामान्य बनाए रखने में सहायता मिलती है। पशुपालकों को चाहिए कि अगर मुंह पका खुरपका रोग, पीपीआर, गलघोटू, फड़किया, लंगड़ा बुखार से बचाने के टीके नहीं लगवाए हैं तो अभी लगवा दें। विशेष रूप से मेमनों को फड़किया का टीका लगवाएं। तो जाना आपने पशु का स्वास्थ्य कैसे आप बरकरार रख सकते हैं जिससे आपकी जो लागत है उसमें भी कमी आएगी और आमदनी बढ़ सकेगी। फिलहाल गांव किसान में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे एक सफल और कामयाब किसान की दास्तां की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत गांव किसान में। अब चलिए बात करते हैं कामयाब किसान की दास्तां की। इस सेगमेंट में लगातार आपको हम बताते हैं किसानों की कामयाबी की दास्तां। आज भी एक ऐसी दास्तां आपके लिए लेकर आए हैं। ये किसान हैं उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के, जिनका नाम है डॉक्टर धर्मपाल सिंह। इन्होंने आपको बता दें औषधीय और सुगंधीय पौधों की खेती की और काफ़ी लाभ अर्जित किया। लेकिन इनकी कामयाबी का सफ़र कैसा रहा, आइए देखते हैं। बागपत उत्तर प्रदेश के किसान डॉक्टर धर्मपाल परंपरागत खेती से आगे बढ़कर खेती कर रहे हैं। वो किसान के बेटे थे, इसीलिए कृषि उनकी रगों में दौड़ रही है। वो बताते हैं कि उनके जिले के ज्यादातर किसान परंपरागत फसलें उगाकर आय कमा रहे हैं। धर्मपाल ने इसमें कुछ नया करने का मन बनाया और औषधीय फसलों का चुनाव किया, क्योंकि उन्होंने इसमें मुनाफे की संभावनाएं ज्यादा पाई। इसके लिए धर्मपाल जी ने काफी जानकारी जुटाई। हालांकि वो खुद कृषि से पीएचडी करने के बाद इस क्षेत्र में आए।
लेकिन जब उन्होंने इस ओर कदम बढ़ाया, उस समय बहुत कम किसान औषधीय खेती के बारे में जानते थे। कई सालों बाद उन्हें औषधीय खेती की काफी जानकारी मिली। इसके लिए वो अलग अलग विश्वविद्यालय में गए। वहां जाकर उन्होंने सीखा कि किस तरह इन्हें उत्पाद में बदला जाता है और इसके लिए बाजार कैसे तलाश किया जाता है। मैं बहुत सारे विश्वविद्यालयों में गया, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में गया, जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज होती है। उस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में एक हर्बल गार्डन डिपार्टमेंट होता है। जितनी भी मेडिसिनल और एरोमेटिक क्रॉप्स होती है वो हर्बल गार्डन डिपार्टमेंट में आती है, जैसे एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एंटोमोलॉजी, सोशोलॉजी, एक्सटेंशन, ऐसे ही हर्बल गार्डन डिपार्टमेंट होता है। जहाँ भी मुझे थोड़ा सा ज्ञान मिलता गया, मैं उसे लेता गया, इकट्ठा करता गया, और वो आते आते उन फसलों की चीज़ों का मेरे पास इतना ज्ञान इकट्ठा हो गया कि फिर उसकी एक्सपर्टाइज मेरे पास आ गई। उसके लिए फिर मुझे भारत सरकार के आयुष मंत्रालय और जगह से भी लोगों ने मुझे कदर करना शुरू किया। वो मुझे नहीं पता कहाँ से पहुँची, मैंने उनको अप्रोच नहीं किया, और फिर मैंने उस फसलों को किसानों को कराना शुरू किया, उनको समझाया, बताया। फिर मुझे कहीं से पता चला कि कुछ 1, 2, 4 लोग हैं जो इस तरह की छोटी मोटी खेती छोटे स्तर पे, बहुत छोटे स्तर पे करते हैं। जब मैं उन लोगों से मिला तो काफ़ी ज्ञान, काफ़ी नॉलेज मुझे उन लोगों से मिली। तमाम जानकारी लेने के बाद धर्मपाल जी ने जानकारी किसानों से साझा करनी शुरू की, जिससे किसान खेती में बदलाव ला सकें और बेहतर लाभ कमा सकें। औषधीय खेती की तरफ बढ़ता किसानों का रुझान और सरकार की पहले से आयुष मंत्रालय के गठन के बाद धर्मपाल जी को काफी सहारा मिला। अब इस अभियान में वो अकेले नहीं थे, बल्कि सरकार की भूमिका भी शामिल थी। हमारे देश में जलवायु के हिसाब से अलग अलग औषधीय फसलों की खेती की जाती है। शतावर, सफेद शतावर, मूसली, अकरकरा, अश्वगंधा, सर्पगंधा, गिलोय, तुलसी फसलों का बाजार हमेशा बना रहता है। शतावर एक ऐसी फसल है जिसके लिए कम पानी की जरूरत होती है, साथ ही इसे जानवर नहीं खाता। इन तमाम सहूलियतों के बाद भी किसान एक समस्या का सामना कर रहे थे, और वो थी फसल को उत्पाद में बदलने की। धर्मपाल जी इस समस्या के समाधान के लिए जुट गए। इसके लिए धर्मपाल जी ने कई मशीनें बनाई, जिनसे उपज का सही मूल्य निकाला जा सकता था। मोबाइल बॉयलर उपज को ड्राई करने के लिए, पीलिंग मशीन सफेद मूसली को छीलने के लिए, और शतावरी फिंगर कटिंग मशीन। ऐसी कई तरह की मशीनों का निर्माण कर धर्मपाल जी ने किसानों का रास्ता आसान किया है। औषधीय फसलों की खेती के इस सफर में धर्मपाल जी अकेले नहीं हैं, बल्कि सफर में कई किसान इनके साथ हैं, जो पहले की तुलना में कहीं ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। आने वाले समय में आयुर्वेद की मांग में इजाफा होना लाजमी है। इन संभावनाओं को भांपते हुए किसानों को इस ओर भी रुख करना चाहिए। मैं किसान भाइयों को ये सलाह देना चाहूँगा कि जो भी आप परंपरागत खेती करते आ रहे हैं, उस खेती के ऊपर मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करूँगा। मैं उसके किसी भी फसल के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन उसके कल्टीवेशन के एरिया को थोड़ा कम करके और उनके साथ साथ मेडिसिनल क्रॉप की फार्मिंग स्टार्ट कीजिएगा। ये बात मैं इस आधार पे कह रहा हूँ कि पूरी दुनिया में, आपको पता हो या ना पता हो, पूरी दुनिया आयुर्वेद की तरफ बढ़ रही है। आने वाला समय बहुत जल्दी आने वाला समय अब पूर्णतः आयुर्वेद पे आने जा रहा है। मैं यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका महाद्वीप की तो बात नहीं करूंगा, लेकिन इन 3 महाद्वीपों के बारे में बताऊं तो वहाँ लोग एलोपैथी से भर चुके हैं। अब वे आयुर्वेदिक मेडिसिन के ऊपर ज़्यादा है, तो इसलिए विदेशों में आयुर्वेद का बहुत चलन बढ़ रहा है। और आयुर्वेद की पता ही है कि जितनी भी दवाई हैं वे सब औषधियों से तैयार होती है, जिनकी कि आप कल्टीवेशन करते हैं। तो देखा आपने डॉक्टर धर्मपाल सिंह, जो कि दूसरे किसानों के लिए आज के समय में प्रेरणा का स्रोत बन चुके हैं और उनके लिए एक मिसाल भी हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और चलते चलते आपको बताते हैं नए कृषि कानून और उनके फायदों के बारे में। यह है महाराष्ट्र के नासिक जिले के नंदूर शिंगोटे गांव के किसान विनायक हेमाडे। विनायक अपने सिर्फ 4 एकड़ खेत में लगाए गए धनिया की फसल से 12,51,000 रुपए कमाने में कामयाब रहे हैं। विनायक ने आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए इससे पहले अपने खेत से प्याज और गेहूं जैसी खाद्यान्न की पैदावार की थी। तैयार फसल नासिक और जिले की अन्य कृषि उपज मंडी समितियों में बेची जाती थी, लेकिन उनके माल का उचित मूल्य नहीं मिलता था। कई किसान शिकायत करते हैं कि उन्हें उनकी उपज का सही मूल्य बाजार समिति से नहीं मिलता है। वे अक्सर स्थानीय व्यापारियों को कम कीमत पर उपज बेच देते थे, इसलिए इतने परिश्रम और लागत के बाद भी ज्यादा आय नहीं होती है। लेकिन अब नए कृषि कानून की मदद से विनायक ने
सीधे दापुर स्थित एक व्यापारी शिवाजी दड़ादे को अपनी फसल बेचकर 12.5 लाख रुपए की आय अर्जित की है। इस लेन देन में विनायक को बेहतर कीमत मिलने के अलावा फसल की कटाई लागत और परिवहन लागत पर भी बचत हुई है। इधर का व्यापारी आया, उन्होंने हमको बोला तुम्हारा वो धनिया क्या हरिया धनिया देने का है क्या? मैं बोला देने का है। अभी मैंने उनको बोला इतना मेरे को मांगता है 16 लाख। वो बोला भाई 12,51,000 रुपये देगा। बाद में मैं बोला अभी लेके जाओ। अभी ऐसा देखा मंडी में लेके जाने को तो अभी इतना आपको ही आएगा। अभी पंतप्रधान मोदी साहब ने अभी ऐसा कानून लाया है, इसीलिए मैं सोचा अभी कि वो जगह पे देने का, इसीलिए मेरे को अभी बहुत प्रॉफिट मिल गया। यह सब किसान उत्पादन व्यापार और वाणिज्य अधिनियम 2020 की शुरुआत के बाद मुक्त व्यापार के कारण हुआ। विनायक ने यह लेन देन सीधे व्यापारी के साथ किया और इसलिए उसे अधिक लाभ मिला। अब नासिक जिले के विभिन्न हिस्सों के किसान उनके खेतों का निरीक्षण करने और उनसे सलाह लेने के लिए संपर्क साध रहे हैं। तो फिलहाल के लिए आज गांव किसान में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।